अपनी क्लासेज में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पारद के बारे में, जो रसशाला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि पारद का भेद के बारे में आता है, पारद के बारे में पूछा जाता है। और इसमें आगे हम रस प्रकरणों के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो था महारसों की संख्या व नाम बताते हुए सस्य की शोधन, मारण व सत्व पातन विधि व चिकित्सीय मात्रा लिखिए। यह है क्वेश्चन जनवरी-फरवरी 2024 में आया था। तो ये पारद के चैप्टर से ही है। पारद का जो ये चैप्टर है ये रसशाला में 5th चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके बारे में, पारद के बारे में पढ़ेंगे। पारद को हम मरकरी भी बोल सकते हैं। पारद मीन्स होता मरकरी। और पारद रस शास्त्र में रस शब्द से पारद का ही ग्रहण किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रस शास्त्र में रस शब्द से पारद का ही ग्रहण किया जाता है। इसको संस्कृत में पारदय कहते हैं। हिंदी में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। लैटिन भाषा में इसका नाम है हाइड्राजियम। हाइड्राजियम ये दिखने में जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, मरकरी इस टाइप का दिखता है, जो एक लिक्विड पोजीशन में होता है लगभग। इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा -35 डिग्री सेल्सियस। -35 डिग्री सेल्सियस पे भी ये लिक्विड में ही रहता है। तो ये हमेशा मेल्ट पोजीशन में रहता है, द्रव के रूप में ही पाया जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है -36 डिग्री सेल्सियस। जब 35 डिग्री से और नीचे जाते हैं हम -36 डिग्री, तब ये फ्रीज होना स्टार्ट होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 80 और मास नंबर रहता है 200। अब सबसे पहले इसका पारद में सबसे पहले हम रस के बारे में जानेंगे, रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे। सवर्णादि सभी धातुओं एवं अभ्रक आदि महारसों को भक्षण करके सभी धातुओं आदि की शक्ति स्वयं में लेने के कारण इसे रस कहते हैं। अभ्रक को इसमें महारस भी बोला जाता है। रस इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी धातुओं को भक्षण करने की शक्ति होती है, इसलिए इसको हम रस बोल सकते हैं। रसेंद्र, हम अभ्रक को रसेंद्र भी बोल सकते हैं। रसों एवं उपरसों का राजा होने के कारण इसे हम रसेंद्र कहते हैं। सूत अर्थात देह सिद्धि एवं लोह सिद्धि को देने वाला होने के कारण इसे सूत कहते हैं। नेक्स्ट है पार्द। हम मरकरी को पार्द भी बोल सकते हैं, अर्थात रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को पार करने वाला होने के कारण इसे पारद कहते हैं। पारद मीन्स पार कराता है, जो रोगों से पार करवाता है वो पारद कहलाता है। अब इसका मिश्रक के रूप में भी ये जाना जाता है। मिश्रक के रूप में जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं, तथा इसे अनेक प्रकार का फल देने वाला कहा गया है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसको हम गल द्रुप्य निभम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हीरे के समान दिखाई देता है। अर्थात हीरे की चमक के समान, हीरे से ज़्यादा चमकदार, परपट्टिका की आभास वाला और द्रव्य चांदी के समान पारद को बतलाया गया है। अब हम जानेंगे पारद के खनिज। पारद के खनिज में पारद
मुक्तावस्था में पाया जाता है, उसको बोलते हैं नेटिव मरकरी। जो इस अवस्था में पारद स्वतंत्र द्रव्य स्वरूप में पिघली हुई चांदी सवरस मिलता है। पारद है वो स्वतंत्र रूप में मिलता है और पिघली हुई चांदी के जैसा दिखता है। दूसरा है जैसे यौगिक अवस्था में ओर्स मरकरी। ओर्स मरकरी में प्रकृति में पारद गंधक क्लोरीन आदि तत्वों के साथ मिला हुआ यौगिक के रूप में पाया जाता है। पारद है ये मुक्तावस्था में बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर ये यौगिक के रूप में ही मिलता है और ये गंधक यानी सल्फर, क्लोरीन, Cl आदि तत्वों के साथ मिला हुआ यौगिक के रूप में पाया जाता है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो पारद के बारे में ये सब पारद के खनिज और ये सब लिखना होता है, क्योंकि इसमें लार्ज क्वेश्चन बनता है। तो हम जानेंगे अभी सबसे पहले HgS, इसको हम हिंगुल बोलते हैं, सिनाबार भी कहते हैं, ये पारद का एक खनिज है। दूसरा है मेटासिनेबार, हिंगुल को मेटासिनेबार भी बोलते हैं, HgS इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा गिरी सिंदूर, मतलब पहाड़ों में पाया जाने वाला या पर्वत पदार्थ, ब्रिक और बोलते हैं इसको हम, गिरी सिंदूर HgO इसका फॉर्मूला है। इसके अगले नेक्स्ट रहता है लिविंग स्टोनाइट। लिविंग स्टोनाइट में फॉर्मूला दिया हुआ है 2Sb2S3 HgS। फिफ्थ है बार्सेनाइट। बार्सेनाइट भी एक पारद का खनिज है, तो ये महत्वपूर्ण खनिज हैं। अब पारद के प्राप्ति स्थान के बारे में हम जानेंगे। पारद की अधिकतर खानें ज्वालामुखी पर्वतों के पास मिलती हैं, किंतु सभी खानें ज्वालामुखी पर्वतों के पास होना आवश्यक नहीं है। पारद के खनिजों के प्राप्ति महाद्वीपों की दृष्टि से निम्नानुसार है: ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और ज्वालामुखी पर्वतों के पास में ही पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि पारद का किस प्रकार से निष्कासन किया जाता है, कि पारद जो अवस्था में मिलता है उसको हम किस तरीके से उसका निष्कासन करेंगे, हमको कैसे मिलेगा। इसके लिए पातन यंत्र में शुद्ध हिंगुल चूर्ण रखकर अच्छी प्रकार से संधि बंधन करके चूल्हे पर 2 घंटे तक पाक करना चाहिए। इन चीज़ों को जो संधि बंधन क्या होता है ये सब चीज़ें आपको चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा। एक पातन यंत्र रहेगा, इसमें शुद्ध हिंगुल चूर्ण रखकर अच्छी प्रकार से संधि बंधन, मतलब 2 स्रावों को अच्छी तरीके से बांधना, संधि बंधन करके चूल्हे पर 2 घंटे तक पाक करना चाहिए। और जो यंत्र होता है उसके ऊपरी भाग को शीतल रखेंगे, मिट्टी का लेप कर देंगे और स्वांगशीत, मतलब अपने आप जो ठंडा होता है उसको स्वांगशीत होने पर पात्र को संधि बंधन को हटाकर दोनों पात्रों को अलग अलग रखेंगे। ऊपर के पात्र के अंदर कपड़ा से रगड़कर पारद को प्राप्त करके चतुर्गुण मोटे स्वच्छ वस्त्र से 2-3 बार छान लिया जाता है, मतलब उसको कपड़ा लेके छानना है। तो ये है इसके निष्कासन की विधि। इसमें लिखा है कि पारद सर्वदोष रहित व शुद्ध होता है। जब हम इसको निष्कासन करते हैं तो पारद ये सर्वदोष रहित व शुद्ध हो जाता है। अब हम जानेंगे पारद के लक्षण। पारद के लक्षण में है ग्राह्य, अग्राह्य पारद। तो यह रसेंद्र मंगल में लिखा हुआ है, ग्राह्य अग्राह्य। रसेंद्र मंगल में इसके एक सूत्र दिया हुआ है, अंतः सुनीलो बहिर्उज्ज्वल्यो यो मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश है सस्त्वत धूमर परिपांडुरश्च चित्रो न योज्यो रस कर्म सिद्धे। अर्थात शुद्ध पारद को कांच के पात्र में रखने पर अंतःस्थल से नीलाभ, बाहर से उज्ज्वल वर्ण
और मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो वह पारद श्रेष्ठ होता है। मतलब जो श्रेष्ठ पारद के बारे में बताया गया इसमें, सजो कांच के पात्र में रखने पर अंतःस्थल से नीलाभ, बाहर से उज्ज्वल वर्ण और अंदर से मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो। जो सूर्य का तेज होता है उसी तरीके से वो प्रकाशित हो, वो प्रकाश श्रेष्ठ है। धूम वर्ण, पांडु वर्ण और कई वर्णों से युक्त पार्द रसक्रम सिद्धि के लिए ग्रहण योग्य नहीं होता है। जो धुआं लगा हुआ पांडु वर्ण और कई वर्णों से युक्त, जो इसका कलर, इसमें जो कलर दिए हुए हैं, ये पार्द रसक्रम सिद्धि के लिए ग्रहण योग्य नहीं होता है। तो अग्रहण है, 2 टाइप के बताए, लक्षण बताए हैं। अब हम जानेंगे पारद के दोष, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। पारद में कुल 12 दोष होते हैं। इसमें लिखा सप्त कंचुकों का भिभ, सत औपाधिक दोषों में समावेश हो जाता है। इसके लिए हम जानेंगे, सबसे पहला दोष है नैसर्गिक दोष। नैसर्गिक दोष जो नेचुरल टाइप होता है, तो विष, अग्नि और मल, इन तीनों के प्रभाव से जो होता है उसको हमने नेचुरल दोष माना है। विष से मृत्यु हो जाती है, अग्नि में इसको संताप करते हैं, अग्नि से संताप होता है और मल से मूर्छा, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट है यौगिक दोष। यौगिक दोष क्या होता है? जब इसमें मिलावट के कारण दोषों को यौगिक दोष कहते हैं। जब मरकरी में कुछ मिलावट हो जाती है, नाग और वंग, मतलब टिन और पीबी, लेड, शीशा, यौगिक दोष है। नाग से जड़ता, आधमान आ जाता है इसमें, वंग से कुष्ठ हो जाता है। अभी है औपाधिक दोष। औपाधिक दोष में 5 टाइप के औपाधिक दोष हैं। भूमिज होता है, जो पारद खनिजीय भूगर्भ में जिस मिट्टी के संपर्क में आता है उस मिट्टी से कुछ दोष पारद में आ जाने से भूमिज दोष, जो भूमि से दोष मिलते हैं, भूमिज दोष। गिरिज है, पारदीय खनिज भूगर्भ पाषाणों के संपर्क से दोष आ जाने से गिरिज दोष कहलाते हैं। वारिज दोष, वारिज मीन्स होता है जल, मतलब पारदीय खनिज के संपर्क में आए हुए जल के कारण दोष पारद में आ जाने से वारिज दोष कहलाते हैं। नागिस दोष, पारद का शीशे के संपर्क में आने से ये होता है। ये 2 होते हैं, तो 2 तो ये हो गए हैं, एक और एक। और वंगज दोष, वंगज के संपर्क से, वंग के संपर्क से यानी टिन के संपर्क से पारद में आगे दोष वंगज दोष कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है। तो ऐसे कुल मिला के 2, 4, 5, 6, 7 होती है इनकी कुल संख्या। पारद के दोष 7 होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जानेंगे, अभी नेक्स्ट हम परिभाषा जानेंगे, जो अभी परपटी। परपटी क्या होती है, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं, उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे परपटी, शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती है। पाटनी, शरीर को फाड़ देता है। भेदी, मल भेदन करता है। द्रावी, शरीर के धातुओं को द्रव कर देता है। मलकरी, शरीर में मल को बढ़ाता है। अंधकारी, पारद को खाने से मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे अंधकारी कहते हैं। ध्वांक्षी, कोए के सवर जैसा कर्कश सवर हो जाता है, ध्वांक्षी क्या होता है। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे पारद का शोधन, कि पारद को शुद्ध कैसे किया जाता है, शोधन कैसे किया जाता है। शोधन क्या होता है? किसी द्रव्य के अंदर स्थित अशुद्धि का निवारण क्रम करने को शोधन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। एक होता है नॉर्मल शोधन होता है, एक स्पेशल शोधन हो सकता है। तो नॉर्मल शोधन की जो विधि है, इसमें हम सबसे पहले सर्वप्रथम पारद के समान चूना लेकर, सर्वप्रथम पारद के समान चूना लेकर 3 दिन तक खलों में अच्छी तरह मर्दन करना चाहिए। 3 दिन सबसे पहले पारद के समान भाग को ही चूना लेकर मर्दन करेंगे। पारद को द्विगुण वस्त्र से छानकर पुलक खलों में डालेंगे। इसके नेक्स्ट है
इक्वल टू अमाउंट ऑफ पार्द, छिलका रहित लहसुन लेकर, लहसुन रसोन बोलते हैं इसको, लहसुन का आधा भाग सेंधव लवण डालकर और कलक के कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करना चाहिए। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो लहसुन का यूज लिया जाएगा और उसका आधा भाग सेंधव लवण, इन दोनों के साथ मर्दन करना है। तब तक करना जब तक कृष्ण वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा जल से प्रक्षालन कर शुद्ध प्राप्त करेंगे। तो ये है एक सामान्य विधि पारद के शोधन की। नेक्स्ट विधि है जो स्पेशल मेथड है, उसमें है कि अशुद्ध पारद को एक लहसुन और सेंधव लवण के साथ 7 दिन तक तप्त कलौ में मर्दन करने के बाद, जब ये हो जाता है उसके बाद में कांजी से प्रक्षालन, कांजी में बहुत चीज़ आती है, जैसे इसमें मांड चावल से होता है ये, तो कांजी के बारे में भी एक अलग से रहेगा लेक्चर। कांजी से प्रक्षालन करने पर पारद शुद्ध हो जाता है। तो विशेष विधि में आपको ध्यान रखना कि अशुद्ध पारद को एक लहसुन और सेंधव लवण के साथ 7 दिन तक तप्त कलौ में मर्दन करना है और उसके बाद कांजी से प्रक्षालन करने पर पारद शुद्ध हो जाता है। और विशेष शोधन में क्या क्या चीज़ें शोध होती है इसमें, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दोष यदि नाग दोष हो, वंग दोष हो, अग्नि दोष हो, मल दोष हो, चापल्य हो, विष, कीरी, अस, अग्नि दोष, इनकी अलग अलग विधि है। जैसे नाग दोष है, इसमें ग्रह धूम, ईंट का चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, ऊन का चूर्ण। मात्रा रहेगी षोडशांश मात्रा में लेकर पारद के साथ घृत कुमारी सौरस से मर्दन कर कांजी से प्रस्थान करें। तो ये सभी के लिए सेम रहेगा। इसमें षोडशांश मात्रा में लेकर पारद के साथ घृत कुमारी का सौरस देना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसमें घृत कुमारी का सौरस रहेगा, उसे मर्दन कर और कांजी से प्रक्षालन। जैसे वंग दोष है, इसमें हम क्या करेंगे, इंद्रायण, अकोल, हरिद्रा चूर्ण। अग्नि चित्र कमूल वर्ण लिया जाएगा चूर्ण। मल में अमलता स्तवक चूर्ण लिया जाएगा। तो ये स्पेशल हैं हर के लिए। चापल्य में कर्षण धतुर बीज या पंचांग लिया जाएगा, बाकी सेम मात्रा सेम रहेगी सभी की, और घृत कुमारी का सौरस सभी में देना है और कांजी से प्रक्षालन करना है। विष दोष होता है तो त्रिफला चूर्ण के साथ में सेम प्रोसीजर करना है। और गिरी दोष में त्रिकटु, असह अग्नि दोष में गोक्षुर चूर्ण। तो ये आपने अभी विशेष शोधन के बारे में जाना। अभी कभी कभी ये दिक्कत आती है कि कहीं लिखा रहता है कि शोधन और कहीं पे होता है संस्कार। तो शोधन और संस्कार लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन हम इनको अभी जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो आपको फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। शोधन और संस्कार में डिफरेंस। शोधन से केवल द्रव्य स्थित दोषों का नाश होता है, दोषों का नाश होता है इसमें शोधन से, किंतु संस्कार से द्रव्य स्थित विकृतियों का नाश होकर कुछ नवीन और विशिष्ट गुण की उत्पत्ति होती है। तो संस्कार से क्या है कि विशिष्ट गुण की उत्पत्ति भी होती है और इसमें दोषों का नाश होता है। पाठ संस्कारों की संख्या रसाचार्यों की 3 प्रकार की मान्यता हैं। कहीं पे इनको 8 संस्कार बताया, 18 संस्कार बताया, 19 संस्कार बताया है। तो भारत के 18 संस्कार हम जानेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है संवेदन संस्कार है, मर्दन संस्कार है, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, दीपन, गगन भक्षणमान, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारना, रंजन, सारण, संक्रामण, वेद, भक्षण, ये सब 19 जो संस्कार हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अब हम जानेंगे जो 8 संस्कार है, 8 संस्कार हैं
अष्ट संस्कार की विधियाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी परिभाषा भी दी हुई है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में DNP के सिलेबस में ये ओनली संस्कार के नाम बताए हुए हैं। विधियाँ जो BMS के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो हम नॉलेज के लिए इसको जानेंगे अभी। सबसे पहले है संवेदन संस्कार। सार एवं क्षार एवं अम्ल औषधियों के साथ पारद को दोला यंत्र में पकाकर जो कर्म किया जाता है उसे संवेदन कहते हैं। इस पारद का मल शिथिल हो जाता है, इसमें दोला यंत्र काम में लिया जाता है। दूसरा है मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार कथित औषधि अमल कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन कहते हैं। पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन कहते हैं। इसमें अमल कांजी के साथ पारद को। तीसरा है मूर्छन संस्कार। मूर्छन संस्कार में की परिभाषा, मूर्छन संस्कार तो उक्त औषधियों के साथ पारद को नष्ट पिष्ट हो जाने तक घोटने की क्रिया। इसमें भी घोटने की प्रक्रिया है, जो नष्ट पिष्ट हो जाने तक की क्रिया को हम मूर्छन कहते हैं। इसे पारद का विष, वहीन और मल आदि सर्वदोष नष्ट हो जाते हैं। पारद की नष्ट पिष्ट करना ही मूर्छन है। मर्दन करने से पारद अपनी चपलता एवं दर्व को छोड़कर नागवर्ण का हो जाता है। इस अवस्था को मूर्छन कहते हैं। नेक्स्ट है उत्थापन संस्कार। परिभाषा, मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर मूर्छित हो जाता है, उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है पातन संस्कार। पातन संस्कार हेतु कथित औषधियों द्वारा पारद का मर्दन करके, ये पातन संस्कार है। इसमें 3 टाइप का होता है। उधर आध्य एवं तिर्यक पातन यंत्र द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। इसमें मर्दन किया जाता है। तो पातन के प्रकार में हम जानेंगे ऊर्ध्व पातन, आध्य पातन, तिर्यक पातन। अभी नेक्स्ट है बोधन संस्कार। संवेदन संस्कार से पातन संस्कार तक की प्रक्रिया को फलस्वरूप पारद मंदवीर्य षष्ठ एवं मरणासन हो जाता है। फिर उसमें वीर्योत्कर्ष बोधन संस्कार किया जाता है। वीर्योत्कर्ष के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को बोधन कहते हैं। नेक्स्ट है नियमन। वीर्योत्कर्ष प्राप्त पारद के चपलत्व को नियंत्रित करने हेतु जो क्रिया, संवेदन क्रिया को नियमन संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है दीपन संस्कार। दीपन संस्कार में हम पारद में बुभुक्षा उत्पन्न करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को दीपन संस्कार कहते हैं। तो आज हमने ओवरऑल संस्कार भी पढ़े हैं और पारद के खनिज, पारद के भेद, ये सब हमने जाने हैं। पारद के बारे में जाना है। ये हमारा 5th चैप्टर में रस प्रकरण के अंदर सिलेबस में है, जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। या तो हमको इसके पारद के भेद या पारद के शोधन के बारे में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।